हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 17 जून 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 17 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की फर्स्ट न्यूज़ है 20 इंडियन सोल्जर्स किल्ड इन फेस ऑफ एट गालवान रिवर वैली। 20 इंडियन पर्सोनल इंक्लूडिंग अ कर्नल were killed in violent clashes with Chinese troops on Monday अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलोंग जहां पर इंडिया और चाइना के बीच एक महीने से ज़्यादा पुराना एक फेस ऑफ चल रहा है। मेनली ये लद्दाख में 3 लोकेशन पे फेस ऑफ देखा गया था और जो थोड़ा सा सुलझता हुआ दिख रहा था और इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज़ गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेटमेंट भी दिए गए थे कि ये जो निगोशिएशन की प्रोसेस है ये सक्सेसफुल हो रही है और जो बातचीत के थ्रू जो भी प्रॉब्लम है वो सुलझाई जा रही है। लेकिन अचानक से एकदम सरप्राइजिंगली एक वायलेंट इंसिडेंट हुआ जिसमें इंडियन और चाइनीज़ सेनाओं के बीच, दोनों सेनाओं के कुछ लोगों के बीच बेसिकली गालवान रिवर वैली में झड़प हुई और जिसमें बिना गन फायर के करीब 20 इंडियन सोल्जर्स की जान गई है। इसमें चाइनीज़ सोल्जर्स की भी जान गई है, लेकिन चाइना की तरफ से अभी तक कोई भी फाइनल नंबर ऑफ सोल्जर्स की बात नहीं बताई गई है। लेकिन इंडियन सोल्जर्स की जो टोटल क्वांटिटी है जिनकी जान गई वो आर्मी के द्वारा 20 बताई गई है। इंडिया और चाइनीज़ ट्रूप्स ने अपने डिसंगेजमेंट की प्रोसेस और बॉर्डर पे सेनाओं को कम करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी। काफ़ी लेवल पे ये डिस्कशन चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये जो मैटर है वो सुलझ जाएगा। लेकिन 15 और 16 तारीख की जो नाइट में ये जो ट्रूप्स के बीच झड़प हुई है उसके कारण इतनी बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए और ये पिछले करीब 30 से 40 सालों में पहली बार इतनी ज़्यादा संख्या में दोनों साइड के सैनिक मारे गए हैं। और इंडिया के 20 सैनिकों का मरना नहीं, मतलब 1975 के बाद पहली बार इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे इतनी ज़्यादा तादाद में कैजुअलिटी हुई है। ये जो लोकेशन यहाँ पर दी गई है गालवान रिवर वैली, ये जम्मू कश्मीर जो पहले था उसका मैप 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी और एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी। लद्दाख यूनियन टेरिटरी का ईस्टर्न पार्ट जो हल्का सा पिंक कलर का दिख रहा है यहाँ पर, ये पार्ट अक्साई चिन का एरिया है और इस पार्ट को 1962 इंडिया चाइना वॉर के बाद चाइना ने हथिया लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। और इस पार्ट को बाकी लद्दाख से सेपरेट करने वाली जो लाइन है वो कहलाती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और एलएसी, जो इंडिया और चाइना के बीच की इंटरनेशनल लाइन मानी जाती है और दोनों कंट्रीज़ के बीच एग्रीमेंट है इस लाइन को एज ए इंटरनेशनल लाइन ट्रीट करने के लिए। इस लाइन पे ही बहुत ही नियर बाई प्लेस पे है गालवान जहाँ पर ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है। इस लाइन में अगर हम नीचे की साइड आएंगे तो अक्साई चिन में नीचे की साइड यहाँ पर है पेगोंग सो लेक। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये बयान दिया गया है कि चाइना इज़ ट्राइंग टू चेंज स्टेटस को। जो स्टेटस को की स्थिति है, यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की स्थिति मई महीने से पहले थी वो स्थिति बहाल की जानी थी और इसी बारे में इंडिया शुरू से बोल रहा है। और इंडिया का जो भी स्टैंड रहा है पिछले 1 से 1.5 महीने में वो ये रहा है कि पहले स्टेटस को मेंटेन किया जाए, उसके बाद जो भी बॉर्डर के डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व किया जा सकेगा और बाकी निगोशिएशन प्रोसेस की जा सकेगी। तो स्टेटस को मेंटेन करने की बात की जा रही थी जिसमें चाइना भी काफ़ी हद तक एग्री कर रहा था। लेकिन ये 15 और 16 के दिन चाइना ने इंटेंशनली स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक्यूज़ किया है चाइनीज़ ट्रूप्स को ऑफ अटेम्प्टिंग टू यूनिलेटरली चेंज द स्टेटस को। स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की है, यानी कि एलएसी की जो बाउंड्री है उसमें चाइनीज़ सैन्य घुस के एलएसी को और बढ़ाना चाहते थे। तो इस इंसिडेंट के बाद ये जो प्रॉब्लम है इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट की, ये काफ़ी सीरियस हो गई है। हालांकि अभी जो दोनों सेनाओं के बीच झड़प थी वो रुक चुकी है, लेकिन आगे किस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा आगे इस पर्टिकुलर मैटर को आगे बढ़ाया जाएगा इसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिटी आनी चाहिए। और इस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट पे भी प्रेशर हो गया है कि गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी होने वाली है वो क्लैरिफाई किया जाए। गवर्नमेंट इसके बारे में पूरी तरीके से अपना जो फॉर्मेट है वो सभी को बताया, ऐसा अपोजिशन पार्टी के द्वारा भी पूछा गया है। ये जो स्टैंड ऑफ है यह 5 मई और 6 मई को ईस्टर्न लद्दाख में स्टार्ट हुआ था, मेनली पेगोंग सो लेक और गालवान रिवर वैली के आसपास के एरिया में स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद जो सेकंड स्टैंड जो
झड़प हुई है इंडिया और चाइना के बीच, वो 9 मई को नाकुला पास में हुई है। 2 लोकेशन है ईस्टर्न लद्दाख की और नाकुला पास की। ईस्टर्न लद्दाख में 3 लोकेशन थी, एक हो गया आपका गलवान रिवर वैली, दूसरा पैगोंग सो लेक और तीसरा है धैनचौक। तो इन 3 लोकेशन जो ईस्टर्न लद्दाख में वहाँ पर और नाकुला पास में इंडिया और चाइना के सेनाओं के बीच जो फेस ऑफ है वो चल रहा है। चीप ड्रग सोज रिजल्ट इन कोविड-19 पेशेंट। तो एक स्टडी में बताया गया है कि इंडिया में जो एक काफ़ी सस्ती ड्रग है उसने कोविड-19 के पेशेंट्स पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है, उससे पेशेंट्स में रिकवरी का रेट ज़्यादा देखा गया है। ये जो ड्रग है इसका नाम है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन हेल्प्स दोज ऑन वेंटिलेटर रिकवर। जो लोग वेंटिलेटर से रिकवर किए हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव पाई गई है ये डेक्सामेथासोन। इंडियन डॉक्टर्स और WHO के जो एक्सपर्ट्स हैं उन दोनों की तरफ से ये जो बात है वो बताई गई है। इंडियन डॉक्टर्स ने बोला है कि डेक्सामेथोन एक सक्सेस ड्रग मानी जा सकती है, बिकॉज ये एक तो इनएक्सपेंसिव ड्रग है। इसका जो डोज है वो 10 मिलीलीटर 10 रुपये मात्र में खरीदा जा सकता है, मार्केट में उपलब्ध है। और इसने सेवरल इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा भी बनाया जाता है और ये काफ़ी इजीली अवेलेबल भी है। और कोविड-19 के वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव इसका इफेक्ट देखा गया है। इसके साथ ही जो साइंटिस्ट WHO के एक ट्रायल को एडमिनिस्टर कर रहे थे, जिस ट्रायल का नाम था रिकवरी ट्रायल, WHO ने रिकवरी ट्रायल शुरू किया था, जिसके तहत पता लगाया जा रहा था कि कुछ प्रोमिनेंट ड्रग्स में कौन सी ड्रग ज़्यादा इफेक्टिव होगी कोविड-19 के लिए। तो उस रिसर्च में जो लोग इन्वॉल्व थे, जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, उनकी तरफ से भी जो क्लिनिकल ट्रायल किए गए तो उन्होंने भी बताया कि एबिलिटी ऑफ सेवरल रिपर्पस ड्रग्स टू ट्रीट कोविड-19 के बाद ये देखा गया है कि डेक्सामेथासोन reduced death by 1/3 in ventilated patient and by 1/5 in other पेशेंट रिसीविंग ऑक्सीजन ओनली। यानी कि जो पेशेंट क्रिटिकली इल हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं और जो ऑक्सीजन जिनको देनी पड़ रही है, इतनी क्रिटिकल कंडीशन पहुंच गई है, तो उन लोगों के लिए डेक्सामेथासोन काफ़ी इफेक्टिव मानी गई है और उनमें डेथ रेट कम किया है इस पर्टिकुलर ड्रग ने। लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये ड्रग नहीं पाई गई है अभी तक। देयर वॉज नो बेनिफिट अमंग दोज पेशेंट्स हु डिड नॉट रिक्वायर रेस्पिरेटरी सपोर्ट। तो नॉर्मल पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन वेंटिलेटेड और जो पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं उन पे काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट इसका देखने को मिला है। इवन एक पर्टिकुलर ड्रग जो यूज़ की जा रही थी जिसका नाम था टोसिलिजुमैब, उससे ज़्यादा चीप ड्रग है ये डेक्सामेथासोन, जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो हो सकता है कि ये जो ड्रग है इससे जो कोविड-19 के कारण मोर्टेलिटी हो रही है, ये फैटेलिटीज़ हो रही हैं, इनको काफ़ी हद तक रोका जा सके, जो एक पॉजिटिव न्यूज़ कही जा सकती है। अब कोविड-19 के जो इंडिया में केसेस हैं वो एक दिन में 10,803 कल 24 घंटे में नोटिस किए गए 10,803। टोटल नंबर ऑफ डेथ का जो आंकड़ा है वो बढ़ा है, टोटल नंबर ऑफ डेथ 2,000 से ज़्यादा हो गई हैं। और जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जाना है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। जो नॉर्मली इंडिया में सैंपल्स चेक किए जा रहे हैं वो करीब 1.5 लाख सैंपल्स हैं पर डे के, और इनकी संख्या को 3 लाख किए जाने की बात की जा रही है। तो अगर 3 लाख सैंपल पर डे चेक होंगे तो जल्दी से जल्दी पता चल सकेगा कि कितने लोगों को कोविड-19 है, और जितना जल्दी पता लगे पेशेंट के लिए भी उतना पॉजिटिव होता है कि उनका अकॉर्डिंगली केयर किया जा सके। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है PM लॉर्ड्स पंजाब वायरस स्ट्रेटजी। अब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और जो यूनियन टेरिटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनकी एक वर्चुअल मीटिंग हुई रिगार्डिंग कोविड-19 केसेस और उनको कैसे टैकल किया जाए। तो उस पर्टिकुलर मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पंजाब ने जो अपनी स्ट्रेटजी कोविड-19 को कम करने के लिए अडॉप्ट किया है उसको लॉड किया, और बाकी स्टेट्स को भी बोला कि इस ऐसी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जाना चाहिए बाकी स्टेट्स के द्वारा भी। ऑल अदर स्टेट्स आस्क टू अडॉप्ट सेम अप्रोच टू काउंटर कोविड-19 चैलेंज। अब पंजाब की क्या स्ट्रेटजी है जिसमें पंजाब ने कोविड-19 को कंट्रोल किया? ये स्ट्रेटजी है माइक्रो कंटेनमेंट एंड हाउस टू हाउस सर्वेलेंस स्ट्रेटजी। तो पंजाब के द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट यानी कि किसी एरिया में अगर कोविड-19 मिला है तो उस एरिया को कंप्लीटली
कंटेन करके काम किया जा रहा है और हाउस टू हाउस सर्वेलेंस स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की गई है, जिससे पता लगाया जा सके कि किस घर में कोविड-19 के पेशेंट है और कहाँ पर नहीं है। अगर किसी घर में पता लगता है कि कोविड-19 के पेशेंट है, तो उनको माइक्रो कंटेनमेंट के तहत स्पेशल कंटेनमेंट जोन की स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग आगे अप्रोच करना है। तो इस स्ट्रेटजी की बात यहाँ पर इस आर्टिकल में की गई है। ये जो स्ट्रेटजी है, इट फोकस मेनली ऑन माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी टू आइसोलेट स्मॉल मोहल्लाज और स्मॉल विलेजेस रादर देन क्लोजिंग डाउन लार्ज एरिया। तो एक पूरे शहर या टाउन को कंप्लीटली लॉकडाउन ना करके किसी पर्टिकुलर मोहल्ले में अगर केसेस ज़्यादा हैं तो उस मोहल्ले को लॉकडाउन या कंटेन करने की ज़रूरत है, जिसको माइक्रो कंटेनमेंट बोला जा रहा है। या किसी एक लोकेलिटी में अगर ज़्यादा केसेस है तो उन लोकेलिटी को कंटेन करने की बात की जा रही है, जिसको माइक्रो कंटेनमेंट बोला जाता है। तो ये जो स्ट्रेटजी है पंजाब ने अडॉप्ट की और बाकी स्टेट्स भी ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें, ऐसी बात की गई है। इसके साथ एक सजेशन भी दिया गया है स्टेट्स के द्वारा। इसके अकॉर्डिंगली प्राइम मिनिस्टर शुड सेटअप अ ग्रुप जिसमें कुछ चीफ मिनिस्टर हों और जो कोविड-19 की जो पूरी नेशनल लेवल पर अभी कंडीशन बनी हुई है, कोविड-19 के कारण नेशनल लेवल पर जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम देखी गई है, तो उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे उनको कम से कम किया जाए और इकोनॉमी को कैसे बूस्टअप करना है, उसके रिलेटेड एक ग्रुप बनाने की ज़रूरत है, जिसमें चीफ मिनिस्टर्स हों जो आपस में डिस्कस करके, सारे स्टेट से डिस्कस करके स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे इस स्ट्रेटजी को कैसे अडॉप्ट करना है उस पर अपने जो सजेशन है तो वो दे सके। तो ये एक एज ए सजेशन दिया गया चीफ मिनिस्टर के द्वारा इस कमेटी मीटिंग में। नेक्स्ट न्यूज़ है लोनार लेक हाई कोर्ट सीक्स रिपोर्ट ऑन कलर चेंज। लोनार लेक का कलर चेंज हुआ था। इस लेक का कलर पिंक कलर की, ये इसका जो वाटर है वो पिंक कलर का हो गया, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये लेक पिछले कुछ दिनों से है। तो इस पर्टिकुलर लेक का जो एरिया है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। तो इसकी जो मेंटेनेंस है, इसका देखभाल है, रख रखाव है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। तो कलर चेंज के बाद जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था स्टेट का, महाराष्ट्र स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्म किया कोर्ट को। इसके साथ ही इस लेक के कुछ सैंपल दो इंस्टीट्यूट में रिसर्च के लिए भेजेगा। एक तो नेरी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट नागपुर बेस्ड, और दूसरा है आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना बेस्ड। तो उसके बाद इस मामले का जो संज्ञान है वो हाई कोर्ट ने भी लिया और हाई कोर्ट की जो नागपुर बेंच है बॉम्बे हाई कोर्ट की, उसने पूछा है कि जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया है लोनार लेक का नेरी के द्वारा, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नेरी के द्वारा और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। तो नागपुर की जो बेंच है बॉम्बे हाई कोर्ट की, उसने रिपोर्ट मांगी है नेरी से और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कि उनके द्वारा जो भी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया है उसकी रिपोर्ट कोर्ट में दी जाए, जिससे कि समझा जा सके कि ये जो फिनोमेना है और ये जो मैटर है ये क्यों हुआ है, क्या इसके पीछे कोई केमिकल का हाथ है या कि ये कोई नेचुरल घटना है। तो इस पर्टिकुलर केस को लेकर एक पेटिशन फाइल की गई थी बेसिकली नागपुर बेंच में, जिस पेटिशन में ये बोला गया था कि ये जो पिंक कलर हुआ है इसका एक्चुअल रीज़न क्या है। ऐसे भी बात की जा रही है कि कहीं पॉल्यूशन के कारण तो इस लेक का कलर ऐसा नहीं हुआ है। तो इसलिए पूरे जो स्टडी है वो ज़रूरी है, और जो नेरी और अगरकर इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे का अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी रिपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो इस पेटिशन में कंसर्न रेज किए गए थे ओवर लेक वाटर विच हैज़ टर्न पिंक इन कलर। तो इस पेटिशन की सुनवाई में हाई कोर्ट ने ये बोला है। इसके साथ ही साथ पेटिशन में ये भी बोला गया था कि नासा के साइंटिस्ट के द्वारा भी अपनी कुछ रिपोर्ट कलर चेंज के बारे में दी गई है, उसको भी कंसीडर किया जाए। अब नासा के साइंटिस्ट डॉक्टर स्वान राइट के द्वारा अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट की गई थी। अब नासा की बात क्यों की जा रही है इस पर्टिकुलर मैटर में? नासा साइंटिस्ट डॉक्टर स्वान राइट ने एक रिपोर्ट दी है बिकॉज लोनार लेक का जो ओरिजिन है ये 50,000 साल पहले हुआ था, और इस लेक का ओरिजिन मेटेरॉइड के अर्थ से टकराने के कारण हुआ था। तो मेटेरॉइड इन्वॉल्व है इस लेक के फॉर्मेशन में, इसलिए नासा के द्वारा भी कलर चेंज के बारे में रिसर्च करके अपने कुछ इनपुट दिए गए हैं। डॉक्टर राइट फाइंडिंग जो भी हैं वो बताती हैं कि देयर इज ए ग्लास फॉर्मेशन ओवर द सरफेस ऑफ बेडरॉक ऑफ लोनार क्रेटर which is a basalt rock, or this is new feature not found anywhere else on the earth and only on the bed crater existing on moon। तो नासा के अकॉर्डिंग जो लोनार लेक का फॉर्मेशन मेटेरॉइड से हुआ था, उसके क्रेटर में, उसके बेडरॉक में
ग्लास फॉर्मेशन देखे गए हैं ओवर द सरफेस ऑफ बेडरॉक ऑफ लोनार क्रेटर। तो लोनार क्रेटर उसके बेडरॉक में ग्लास फॉर्मेशन हुआ है और ये एक बजाल्ट रॉक है। ये अर्थ पे और किसी दूसरी जगह नहीं देखा गया, ये केवल मून पे यानी चांद पे ही देखा गया है। चांद पे ही इस तरह के जो ग्लास फॉर्मेशन है वो होते हैं, ये नासा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला गया है। तो बेंच ने डायरेक्ट किया है नेरी को और आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे को टू सबमिट देयर रिपोर्ट विद इन 4 वीक्स। तो 4 हफ्ते में इन दोनों इंस्टीट्यूट के द्वारा रिपोर्ट प्रेजेंट की जाएगी, उसके बाद कोर्ट की आगे सुनवाई होगी। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी अपनी तरफ से कुछ बातें कोर्ट में बोली हैं। ये बातें क्या हैं? पहली बात है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्म किया है कि ये जो एरिया है पहला तो इको सेंसिटिव जोन में आता है, दूसरा इसके अलोंग एक रोड का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। तो अभी कोर्ट ने इस रोड के कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा दी है। लोनार किन्ही रोड इसको बोला जाता था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी ऑब्जेक्शन किया था इस रोड पे, इसलिए अभी इसके कंस्ट्रक्शन पे रोक है। और इसके साथ ही साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी बताया गया है कि देयर इज़ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूनिक मटेरियल कॉल्ड इजेक्टा ब्लैंकेट विच कंटेन्स इज़ ए सब्सटेंस फाउंड ऑन मून। तो ये जो पिंक कलर हुआ है ये एक मटेरियल के कारण हुआ है जो काफ़ी बड़ी मात्रा में इस क्रेटर लेक में बना है, जिसको इजेक्टा बोला जा रहा है। इजेक्टा वो मटेरियल है जिसके कारण ये जो कलर चेंज है ऐसा हुआ है, और ये जो मटेरियल है ये अर्थ में कहीं और नहीं पाया जाता, ये केवल मून पे पाया जाता है। तो इसके बाद कोर्ट ने जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनको भी इमीडिएटली स्टेप उठाने के लिए बोला है कि ये जो मटेरियल बना है इसकी चोरी ना हो और इस मटेरियल को अपनी सिक्योरिटी में रखा जाए, और लेक के नियर बाई जो लोनार की थी रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसको भी तुरंत रोका जाए। तो ये अभी कुछ इश्यूज़ हैं जो लोनार लेक के पिंक वाटर फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है। और साइंटिस्ट की माने तो एक स्पेसिफिक मटेरियल बना है इस लेक में जिसके कारण ये जो कलर है वो पिंक हुआ है इस लेक का पिछले कुछ दिनों में। अब नेरी और आगरकर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के बाद आगे की जो सुनवाई है और आगे की क्लैरिटी है वो आई। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडिया से चाइनीज़ ट्रूप्स ट्राई टू चेंज द स्टेटस को, ये हमने देख लिया। यहाँ पर स्पेसिफिकली कुछ टाइमलाइन दी गई है कि किस तरह से ये जो इंसिडेंट है वो पूरा 15-16 जून के इंसिडेंट तक पहुँचा। 5 और 6 मई को इंडिया और चाइनीज़ ट्रूप्स के बीच जो स्कफल हुआ एट पैगोंग सो लेक इन लद्दाख, और जिसमें काफ़ी सारे दोनों साइड के सैनिक हैं वो इंजर्ड हुए थे। उसके बाद 9 जून को नाकुला पास में ये देखा गया। उसके बाद चाइना ने इंडिया को इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ब्लेम किया। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि जो इंडिया का नॉर्मल पेट्रोल है वो चाइनीज़ सेना के द्वारा रोका जा रहा है। फिर दोनों कंट्रीज़ के बीच बात हुई और चाइना ने भी बोला कि जो अभी कंडीशन है LAC पर वो स्टेबल है और कंट्रोलेबल है। उसके बाद बातचीत शुरू हुई है इंडिया और चाइना के बीच। कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ आइडेंटिफाई किए गए थे, मेनली 5 एरिया थे, पैगोंग सो लेक और पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17A जो गैलवान रिवर वैली में था, और चुशुल। इन जो एरियाज़ हैं इन पे बातचीत की जा रही थी। मेजर जनरल लेवल की भी बातचीत हुई। चाइना और इंडिया दोनों की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से भी कंसेंसस बिल्डअप के जो साइन है वो दिखने लगे। लेकिन जून 15 और 16 की रात को जो इंसिडेंट हुआ है वो पूरी इस प्रोसेस पे सवाल और क्वेश्चंस रेज करता है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है नेपाल कर्ब ऑन फॉरेन चैनल। तो नेपाल ने फॉरेन चैनल्स पे एक कर्ब लगा दिया है। जो भी न्यूज़ चैनल फॉरेन कंट्रीज़ के हैं और इंडिया के हैं जो नेपाल में काम कर रहे हैं, दे में लूज ट्रांसमिशन राइट इफ़ दे कांट बीम एड फ्री कंटेंट। तो नेपाल ने बोला है कि जितने भी फॉरेन चैनल हैं इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम इंडिया, those cannot receive permission to air in Nepal if they fail to produce advertisement free content। तो नेपाल के इस नए नियम के बाद अब कोई भी फॉरेन चैनल अगर ऐड के साथ कोई भी न्यूज़ दिखाते हैं तो वो आगे से उन्हें परमिशन नहीं मिलेगी, यानी कि अब बिना ऐड के न्यूज़ दिखानी होगी सारे फॉरेन चैनल्स को। अब ऐसा क्यों किया गया नेपाल के द्वारा? बिकॉज नेपाल ये चाहता है कि जो भी फॉरेन
चैनल्स हैं उनसे ज़्यादा कम्पिटिटिव उनके लोकल चैनल हों, और इसके साथ ही साथ जो लोकल चैनल का रेवेन्यू जनरेशन है वो बढ़ सके, क्योंकि ये जो कानून है ये केवल फॉरेन चैनल्स पे ही एप्लीकेबल होगा। अगर फॉरेन चैनल्स अपने एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाएंगे तो उनका रेवेन्यू घट जाएगा, जिससे उनका जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाने वाला है। तो अपने डोमेस्टिक चैनल के रेवेन्यू को बढ़ाने और अपने डोमेस्टिक चैनल को मोर कम्पिटिटिव बनाने के लिए नेपाल ने ये जो रूल है वो पास किया है। एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशन एक्ट 2019 को एंडोर्स किया गया था नेपाली पार्लियामेंट के द्वारा लास्ट विंटर सेशन में, और अब इससे रिलेटेड जो कानून है, जो नियम है, वो नेपाल के द्वारा इशू कर दिया गया है, नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इट इज़ अंडरस्टूड दैट पॉलिसी विच विल मेक टेलीकास्टिंग ऑफ फॉरेन चैनल्स मोर एक्सपेंसिव। तो फॉरेन चैनल्स का अब काम करना नेपाल में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाने वाला है, एंड इज एम्ड एट गिविंग ग्रेटर कंट्रोल ओवर देम। गवर्नमेंट एक तरह से उन पर अच्छे से कंट्रोल कर सकती है, स्पेशली इंडिया के चैनल को भी अब नेपाल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बढ़ गया है। नेपाली व्यूवर्स ज़्यादातर फॉरेन चैनल्स को प्रेफर करते हैं बिकॉज उनका कंटेंट बेटर होता है और वो ज़्यादा एरिया की न्यूज़ दिखाते हैं, जिसके कारण नेपाल के चैनल की जो व्यूअरशिप है वो काफ़ी कम हो गई थी। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए नेपाल की तरफ से ये कदम उठाया गया है, जिससे लोकल चैनल्स का जो एरिया ऑफ वर्किंग है वो बढ़े, और जो फॉरेन चैनल्स हैं उनके रिस्पेक्ट में लोकल चैनल ज़्यादा कम्पिटिटिव हों। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया एक्सपेक्ट टू सेल थ्रू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी वोट। अब आज 17 जून है और 17 जून के दिन ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनकी वोटिंग न्यूयॉर्क में होनी है, और उसके रिगार्डिंग इंडिया एक प्रबल दावेदार माना जा रहा है एशिया पैसिफिक रीजन से। तो ये जो वोटिंग है इसके बाद इंडिया का जो नॉमिनेशन है वो कंफर्म माना जा रहा है। इंडिया एक्सपेक्ट टू सेल थ्रू एज 193 मेंबर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वोट्स ऑन वेडनेसडे फॉर कंटेंडर्स टू 5 नॉन परमानेंट मेंबर एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2021-22। तो 2021 और 22 के लिए जो वोटिंग है वो होनी है, और इस एक साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाने हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो टोटल स्ट्रेंथ है ये है 193 मेंबर्स, और इस वोट के लिए इंडिया को 129, इस सीट्स के लिए 129 मिनिमम वोट चाहिए। इंडिया इज स्टैंडिंग अनअपोज्ड एज द नॉमिनी फॉर एशिया पैसिफिक रीजन। तो एशिया पैसिफिक रीजन के लिए इंडिया अभी तक अनअपोज्ड मेंबर रहा है, यानी कि इंडिया के अगेंस्ट में अभी तक कोई मेंबर नहीं है। तो उम्मीद की जा रही है कि एशिया पैसिफिक में इंडिया तो 21-22 के लिए चुना ही जाएगा, और इसके लिए इंडिया को मिनिमम 129 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए आउट ऑफ 193। इसके अलावा अगर हम बाकी रीजन्स की बात करें तो लैटिन अमेरिका से अनअपोज्ड मैक्सिको चुना जाना है। मैक्सिको लैटिन अमेरिका से अनअपोज कंटेस्टेड है। इसके अलावा अफ्रीका की अगर हम बात करें तो कीनिया जिबूती इन दोनों में से कोई एक कंट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए चुनी जानी है। तो इन दोनों कंट्रियों के बीच कांटे की टक्कर है। और अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर ग्रुप्स में कनाडा, आयरलैंड और नॉर्वे के में से 2 सीट 2 कंटेस्टेड को मिलनी है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर एक और ऑब्जेक्टिव फैक्ट है, आयरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, लेकिन ये नेटो अलायंस का पार्ट नहीं है। आयरलैंड यूरोपियन कंट्री होने के बावजूद नेटो का पार्ट नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये भी याद करने के लिए एक फैक्ट एग्जाम के लिए हो सकता है। आयरलैंड इज नॉट पार्ट ऑफ नेटो ग्रुप और नेटो अलायंस। क्लाइमेट रिपोर्ट प्रिडिक्ट्स हॉटर रेनियर डेज। अब इंडिया की पहली नेशनल फोरकास्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने वाली है, अगली सेंचुरी के लिए किस तरह का मौसम होने वाला है, इंडिया की ऐसी पहली नेशनल फोरकास्ट रिपोर्ट रिलीज की गई। और इट एक्सपेक्ट दैट एनुअल रेनफॉल बढ़ेगी अलोंग विथ मोर सीवियर साइक्लोन एंड मोर ड्रॉट्स। तो इंडिया की जो पहली नेशनल फोरकास्ट है 21st सेंचुरी के लिए, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो एनुअल रेनफॉल है वो बढ़ने वाला है, जो साइक्लोन की फ्रिक्वेंसी है, साइक्लोन और ज़्यादा आएंगे, और इसके साथ ही साथ जो ड्रॉट की कंडीशन बनने वाली है वो भी बढ़ने वाली है। यानी कि आगे की जो 21st सेंचुरी है उसमें एक्सट्रीम इवेंट की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन रही है। ये इंडिया के पहले नेशनल फोरकास्ट में प्रिडिक्ट किया गया है।
ये जो प्रोजेक्शन है दीज आर बेस्ड ऑन क्लाइमेट फोरकास्टिंग मॉडल विच आर बीइंग डेवलप्ड एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। तो IITM और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में एक क्लाइमेट फोरकास्टिंग मॉडल डेवलप किया गया, जिस मॉडल के थ्रू ये बात प्रिडिक्ट की गई। It will be a part of next report of Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) that is expected to be ready by 2022। 2020 में IPCC की एक रिपोर्ट आने वाली है, उसका पार्ट ये जो प्रिडिक्शन है वो रहने वाला है। करेंटली इंडिया और वर्ल्ड में जितनी कंट्री हैं सब ने मिलके, यानी कि वर्ल्ड की कंट्रीज़ ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू रिड्यूस greenhouse gas emission and thereby restricting global temperature rise by the end of century to less than 2 डिग्री सेल्सियस। तो जो क्लाइमेट कन्वेंशन होता है हर साल, उसमें सारी कंट्रीज़ के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी जो टेम्परेचर राइज है ग्रीन हाउस गैस एमिशन के कारण वो 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ऐसा एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। और जो भी फ्यूचर में वार्म डे की और वार्म नाइट की फ्रिक्वेंसी होने वाली है वो बढ़ेगी, ये बात भी रिपोर्ट में बताई गई है। जो भी वार्म डे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी 55% तक बढ़ने वाली है और जो वार्म नाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी भी 70% तक बढ़ने वाली है। तो मतलब कि जो गर्मी है, जो ड्रॉट है, उसकी पॉसिबिलिटी आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगी। समर में हीट वेव के जो इंसिडेंट हैं वो और ज़्यादा एक्सट्रीम होते हुए दिखेंगे और इनके बारे में प्रोजेक्टेड है कि 3 से 4 गुना ज़्यादा हीट वेव 21st सेंचुरी के एंड तक हो सकती है, जिससे कि जो भी नेशन के नेचुरल इकोसिस्टम है, एग्रीकल्चरल आउटपुट है या फिर वाटर सोर्स रिसोर्सेज हैं, उन सब पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। इंडियाज़ क्लाइमेट विल प्लेस इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन कंट्रीज नेचुरल इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर आउटपुट एंड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो ये जो जितने कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो वाटर के सोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है, ये सारा कम होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। अब नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड पेज पे, नॉर्थ कोरिया ब्लोज अप लाइजन ऑफिस विथ साउथ। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का एक लाइजनिंग ऑफिस 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको नॉर्थ कोरिया ने ब्लो अप कर दिया, मतलब बम से उड़ा दिया। अब ऐसा क्यों किया नॉर्थ कोरिया ने? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की जो टेंशन है वो पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही है। नॉर्थ कोरिया चाहता था कि साउथ कोरिया यूएसए को प्रेशराइज करे, ये यूएसए को कन्विंस करे कि जो नॉर्थ कोरिया पे इकोनॉमिक सैंक्शन यूएसए ने लगा रखे हैं वो जल्दी से जल्दी हटाए जाएं और नॉर्थ कोरिया के लिए जो पॉजिटिव प्रोविज़न की बात डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई थी वो इम्प्लीमेंट किए जाएं। बट ऐसा कुछ नहीं देखने के कारण, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके कारण नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर है किम जोंग उन वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और अपने काफ़ी बयानों में और उनके ऑफिशियल्स के द्वारा ये बात बोली गई थी कि साउथ कोरिया के साथ जो भी लिंक है, जो भी डिप्लोमेटिक कनेक्शन है, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद जो लाइजनिंग ऑफिस 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था उसको ब्लो अप कर दिया नॉर्थ कोरिया ने। तो इस तरह के काम नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं। तो नॉर्थ कोरिया और चाइना इस समय जब दुनिया एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रही है कोविड-19 के कारण, ये दोनों कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अपने स्टेप आगे उठा रही हैं। तो इससे समझ में आता है कि ये दोनों कंट्रीज़ कहीं ना कहीं मौके का फ़ायदा उठा रही हैं, जिससे कि दूसरी कंट्रीज़ को पे और ज़्यादा प्रेशर डाला जा सके अपनी बात मनवाने के लिए। तो यही बात यहाँ पर दिखती है। जो भी एक्शन प्लान नॉर्थ कोरिया ने लिया था और साउथ कोरिया ने लिया था 2018 में, उसके अगेंस्ट अब काम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया ने धमकी भी दी है साउथ कोरिया को कि जो भी डीमिलिटराइज जोन है वहाँ पर नॉर्थ कोरिया के द्वारा दोबारा से जो इनकर्सन है उस तरह की कंडीशन की जाएंगी। लाइजनिंग ऑफिस वॉज ओपनड इन September 2018, डे बिफोर साउथ कोरियाज President Moon Jae-in flew to Pyongyang in North Korea for his third summit with Kim Jong-un। इससे पहले जो किम जॉन उन है और जो डोनाल्ड ट्रंप है यूएसए के प्रेसिडेंट, उनकी हनोई में एक समिट हुई थी जो फेल समिट मानी गई थी। और उस समिट के बाद, हनोई वियतनाम में समिट के बाद, इन दोनों लीडर के बीच की बात कोई पॉजिटिव या फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को नहीं मिला, जिसके कारण पूरी जो प्रोसेस है वो रुकी हुई थी।
1 in 5 पीपल ग्लोबली एट रिस्क ऑफ सीवियर कोविड-19, ऐसा एक स्टडी में बताया गया है। इस समय जो वर्ल्ड में कोविड-19 की कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रिम है, बिकॉज टोटल 8 मिलियन लोग कोविड-19 से इम्पैक्टेड हैं, यानी कि 8 मिलियन लोग कोविड-19 को झेल रहे हैं। इसके अलावा करीब 4,34,000 लोगों की जान जा चुकी है कोविड-19 के कारण, बट दोज डेथ हैव नॉट बिन डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, और ये जो डेथ सारी कंट्रीज में समान नहीं है। सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल हैं वो लोग हैं जिनकी हेल्थ कंडीशन पहले से ही ख़राब थी, जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ था या किसी तरह की डिजीज़ थी हार्ट से रिलेटेड और लंग से रिलेटेड, तो ऐसे पेशेंट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं कोविड-19 के कारण। अकॉर्डिंग टू न्यू मॉडलिंग स्टडी, एक स्टडी के अकॉर्डिंग करीब 1.7 बिलियन अराउंड द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कोविड-19 से कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड है, यानी कि वर्ल्ड की अभी 22% ग्लोबल पॉपुलेशन इस कैटेगरी में पड़ती है जो वनरेबल है कोविड-19 के कारण, जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी है, और कोविड-19 बहुत ज़्यादा घातक साबित हो रही है उन लोगों के लिए। 22% वर्ल्ड पॉपुलेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। इसके साथ ही बीजिंग में दोबारा से कोविड-19 के कोविड-19 के केसेस देखने को मिले हैं। एक तरह से रिसर्जेंस ऑफ वायरस माना जा रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है। तो ये थे आज के न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।